ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और फ्रिक्शन वगैरह तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आ गया था। सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है वो भी, सर्कुलर मोशन के सवाल जो डायनेमिक्स के सवाल थे वो आते हैं सर्कुलर मोशन उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो वो भी हमने कर लिए हैं। और सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के जो सवाल हैं वो हम लोग मोशन इन 2D में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं चैप्टर्स की वो एनसीईआरटी की फॉलो कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में वर्क पावर एनर्जी के अंदर ही कोलिजन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कोलिजन के क्वेश्चन भी अपन लोग वर्क पावर एनर्जी में भी एनर्जी में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1988 अपन लोग 2025 तक जाएंगे। पिछले बार भी मैं बताया था कि हम लोग ईयर वाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग एग्ज़ाम के इवोल्यूशन को थोड़ा सा समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1988, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज क्या? इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट 1 हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो, उसको भी इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन शुड बी इक्वल टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। नॉर्मली जो हम लोग को जाननी चाहिए वो क्या है कि भैया रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे। 1989, a bullet of mass 10 gram leaves a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second and strikes the earth at the same level with a velocity of 5 meter per second. The work done in joule for overcoming the resistance of air will be। ठीक, देखो इसमें बुलेट को फायर किया गया है ऐसे। अब बुलेट काफ़ी स्पीड से जाती है ना, तो अपन को बुलेट के ऐसे वर्टिकल मोशन को कंसिडर नहीं करना है। बुलेट तो नीचे भी जाएगी, पर अपने को ऐसा नहीं मानना है। अपने को क्या बोला हुआ है, बुलेट स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जिस लेवल पे बुलेट को रिलीज किया गया है उसी लेवल पे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्राइक्स द अर्थ ऐसा क्यों लिखा हुआ है पता नहीं, कोई बात नहीं। मतलब तुम लोग ये समझ लो, क्वेश्चन का जो सार है वो यही है कि एक बुलेट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 500 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ऐसा अपने को इस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। ठीक है, और इसका मास जो है वो अपने को 10 ग्राम दे रखा है। तो पूछा है कि द वर्क डन इन जूल फॉर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो कितना वर्क एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए खत्म हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ नहीं रहा है क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वही एनर्जी वेस्ट हो गई एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो कितना चेंज आया है भाई, इनिशियली बड़ा है, फाइनली छोटा है, तो चेंज इज, या बोलना चाहिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू के आई माइनस के एफ। क्योंकि के आई बड़ा है तो मैं के आई माइनस के एफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाफ एम 1000 का स्क्वायर माइनस हाफ एम 500 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एम कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया। तो 1/2 एम कितना है, 10 ग्राम, मतलब 10/1000 इंटू यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा 1500 और ए माइनस बी हो जाएगा 500। ठीक है, तो क्या क्या कट गया यहाँ पे, देखो इसको अपने को काटना नहीं। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि आंसर आंसर जूल में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर काट सकते हैं, हाँ इन जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 2 1 2 1 और 1, ये सब खत्म।
और ये 1500 बाय 2 कितना हो गया 750। 750 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 2500 प्लस 1250 यानी कि 3750। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग को खुद करनी है। तो बी इसका सही आंसर हो गया। इतना वर्क लगेगा एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। लॉजिक मैंने सिंपल कॉमन सेंस लगाया है यहाँ पर, कोई वर्क एनर्जी थ्योरम इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, है ना। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज अपन लोग वर्क पर एनर्जी पढ़ लिए हैं और पोटेंशियल एनर्जी ये सब बहुत सारा पढ़ लिए तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि हम लोग अपना कॉमन सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया अपना, नहीं। जो कॉमन सेंस है वो तो काम करता ही है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 98, 97 और 89 में, है ना। Two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energies. The ratio of their momenta is मास का रेशियो 1:4 दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी बराबर है और मोमेंटम का रेशियो पूछा हुआ है। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि P इक्वल टू 2m होता है ना। इसको बहुत इजीली प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ये तुम लोग को याद होना चाहिए, है ना। तो अब इसका रेशियो पूछा हुआ है P1 बाय P2, तो क्या हो जाएगा 2m1k1 अपॉन 2m2k2। अब इक्वल काइनेटिक एनर्जी वो है तो ये k1 k2 बराबर हो गया, कट गया, ये 2 और 2 भी कट गया, तो m1 अपॉन m2 क्या हो गया 1/4 और अंडर रूट, तो क्या आ गया 1/2। तो मोमेंटम का जो रेशियो आ रहा है वो मास का रेशियो आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में, सॉरी मास के अंडर रूट का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो वो कितना आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, और ऑप्शन जो है वो लीटर में दिया हुआ है। अब भाई तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि हर लीटर पानी का जो मास होता है वो 1 kg होता है। ठीक है, ये डेटा याद होना, ये डेटा मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस का है भाई, है ना, ये बिल्कुल नहीं भूल सकते अपन लोग। ठीक है, इसमें कोई डेंसिटी और फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को, ये याद होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1 kg पानी के केस में होता है। दूध के केस में भी लगभग यही होता है, थोड़ा वेरिएशन रहता है क्योंकि दूध में भी मोस्टली पानी रहता है। तो ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं ना, इसीलिए अपन लोग पानी मांगते समय 1 kg भी बोल देते हैं और कई बार 1 किलो भी बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं अपन लोग। पर जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में आती हैं, अच्छा खैर छोड़ो, इस बारे में क्यों जानना अपने को, मार्केटिंग से अपने को क्या मतलब है, अपन तो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ले दे के मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1 लीटर पानी बराबर 1 किलो पानी, तुम लोग को ये पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच वाटर, मतलब कितना केजी पानी, कितना लीटर पानी एक पंप जो कि 2 किलोवाट का है वो 1 मिनट में उठा सकता है, कितने ऊपर तक, 10 मीटर की हाइट तक। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट से x लीटर इसका आंसर है। ठीक है, अब x लीटर मतलब क्या हो गया x kg। अब पोटेंशियल एनर्जी हमको कितनी बढ़ानी है, 10 मीटर की हाइट में ले जाने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है अपने को। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, इसीलिए पंप की जरूरत है। पंप क्या सप्लाई कर रहा है, वर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो m की जगह क्या लिखूंगा x kg, g की जगह g जो कि 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और h की जगह 10। मान लेते हैं कि इतना x kg पानी को h हाइट तक ऊपर ले जाने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। ठीक बात है, और ये आंसर 1 मिनट का है। ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या लिखा हुआ है टोटल एनर्जी, है ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और उसको किससे इक्वेट करोगे, पावर इनटू टाइम से। ठीक है ना, मोटर का पंप का पावर इनटू टाइम इज द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द मोटर, ठीक है, बाय द वाटर पंप, और वो किस में यूज हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है अपने को, XGH mgh। ठीक है, तो अब कर लो इसको सॉल्व भाई। पावर अपने को दिया हुआ है 2 किलोवाट यानी कि 2000, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स आ गया, तो ये 2 0 गया। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया
240 नहीं सॉरी 120 लीटर इज दी करेक्ट आंसर होना चाहिए, पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? मैं गलत किया हूँ कुछ। 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 2000 आएगा। हाँ, तो 120 नहीं बल्कि 1200 इज दी करेक्ट आंसर, 1200 लीटर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये तो वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है ये। 1990, अच्छा चलो ठीक है, रिपीट हो गया गलती से, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। 3 बार ये सवाल पूछा गया है ना। 2 आइडेंटिकल बॉल्स A and B हैविंग वेलोसिटीज 0.5 and -0.3 रेस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली इन 1 डायमेंशन। तो दोनों बॉल आइडेंटिकल है, मतलब मास भी आइडेंटिकल हुआ, ठीक है। तो इसका मास मैं m मान लेता हूँ, इसका m मान लेता हूँ। एक जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा -0.3, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट, या फिर ऐसा बोल लो कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, पहली वाली बॉल से। तो चूंकि मैं पहली वाली बॉल को राइट माना हूँ, तो मैं अब इस बॉल को लेफ्ट मानूंगा, है ना। मैं चाहता तो उल्टा भी कर सकता था, मैं इसको 5 ले सकता था और इसको 3 ले सकता था, 0.5 और 0.3, इसमें कोई आंसर हमारा चेंज नहीं हो जाता, ठीक है ना। बट अब हम लोग मान के चलते हैं प्लस है, तो अपन को आदत है कि इस साइड को ही प्लस लेते हैं, तो अपन वही काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया -0.3 और ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब कोलिजन हो गया इनका 1D में, ठीक है। द वेलोसिटीज ऑफ B एंड A आफ्टर कोलिजन विल बी व्हाट। अरे यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, रेस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली लिखा हुआ है, इन दोनों का कैसा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और ये दोनों मास कैसा है? इक्वल हैं, और 1D कोलिजन हो रहा है। अब ये रिजल्ट तुम लोग को याद होना चाहिए भाई, कि इलास्टिक कोलिजन में अगर 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं हेड ऑन फॉर्म में, तो वेलोसिटीज जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो टक्कर के बाद ये अगर A है, ये अगर B है, तो A की वेलोसिटी 0.5 है, तो वो B को मिल जाएगी आगे की तरफ, डायरेक्शन भी एज इट इज, पूरी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है ना, इंटरचेंज हो जा रही है वेलोसिटी। और M को सॉरी क्या किया मैं, हाँ, A की वेलोसिटी 0.5 हो गई, इसको मिल गई, और B की वेलोसिटी कितनी थी? 0.3 लेफ्ट साइड में, तो वो A को मिल गई। वैसे यहाँ पर मैं जो माइनस लिखा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैं डायरेक्शन तो ऑलरेडी शो कर चुका हूँ एरो से, तो फिर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो B की वेलोसिटी विल बी 0.5 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 0.3 मीटर पर सेकेंड A की वेलोसिटी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक हमारा -3 कहलाएगा और एक कहलाएगा +5, मतलब 0.3 और 0.5। तो C इसका करेक्ट आंसर है। अगर किसी को ये याद नहीं हो तो वो क्या करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद नहीं है तो भाई इनिशियली ये सिचुएशन है, 0.5, 0.3 m, और फाइनली मान लो कि ये सिचुएशन है, कुछ भी मान लो, V2 इसको मान लेता हूँ, ये ठीक है, मान लिए। अब मोस्ट ऑब्वियसली मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई? m × 0.5, ये इसका हो गया मास इंटू वेलोसिटी, इसका क्या हो जाएगा? -m × 0.3, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, और इसको किससे बराबर कर दोगे? इस फाइनल मोमेंटम से। तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? -mv1 प्लस इसका मोमेंटम क्या है? mv2, ठीक है। तो ये m और m तो कट गया, 0.5 - 0.3 इज 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू v2 - v1 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से आई ये? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे भाई? क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है? इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v1 + v2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो कितनी है? 0.3 और 0.5 उल्टे डायरेक्शन में, तो ऐड हो गई और 0.8 हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। तो ले देखिए v1 प्लस वी2 बराबर क्या आ गया 0.8 और v2 माइनस वी1 से आ गया 0.2। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -3 और -0.3 और 0.5। ठीक है, तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जिसको ये क्वेश्चन याद है, उसके लिए तो ये बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन है, पर अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। 94, 92 दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ये तुमको दिया हुआ है, मतलब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तुमको दिया हुआ है। एक्स ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। तो एक फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एक बॉडी है, उस पर वर्क डन निकालना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 5 तक। तो भाई फोर्स का वर्क डन क्या होगा, उसको मास से क्या लेना देना है ना, कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्क डन क्या जानते हैं अपन लोग, F.dx है। ठीक है, इसमें मास का कोई रोल ही नहीं है, तो कर दो भाई, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। 7 - 2x प्लस 3x² डॉट dx। तो सर फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, उसकी काइनेमेटिक्स में फर्क पड़ जाएगा, है ना। भाई मास के चेंज होने से एक्सेलरेशन बदल जाएगा, एक्सेलरेशन के बदल जाने से टाइम टू गो फ्रॉम 0 to 5 ये भी बदल जाएगा, बट वर्क डन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एकदम आइडेंटिकल सिचुएशन है, नहीं, मास के बदलने से फ़र्क क्या पड़ रहा है इस चीज़ को समझो। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस डेटा का कोई यूज़ नहीं है हमें। ठीक है, तो 7 डॉट dx का इंटीग्रेशन 7x माइनस 2x² 2 आ जाएगा प्लस 3x³ 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो 7x माइनस x² प्लस x³। लिमिट्स कहाँ रखनी है, 0 से लेकर 5 तक, तो 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये 7 × 5 इज 35 माइनस 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब क्या होता है 125। ठीक है, माइनस 0 आ जाएगा, तो 35 माइनस 25 इज 10, 10 प्लस 125 इज 135। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये। कौन सा फॉर्मूला, कि भाई वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय F.dx। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट भी है, मतलब एक ही बात है, खैर, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक छोटे सिंगल कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है ना। तो और आगे बढ़ते हैं। 1992, a particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v। ओके, तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही है। ठीक है, पार्टिकल का मास m है, सर्कल का रेडियस r है और स्पीड v है। When it moves from one point to a diametrically opposite point, तो क्या होगा, When it moves from one point to diametrically opposite point, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, मोमेंटम डज नॉट चेंज, गलत बात, होएगा चेंज, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन 180 डिग्री हो गई यहाँ से यहाँ जाने में, है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, तो डज नॉट चेंज गलत हो गया। मोमेंटम चेंज बाय 2 mv, यस, यहाँ पर मोमेंटम कितना है mv, यहाँ पर भी mv है ना। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको चेंज निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, mv माइनस माइनस ऑफ mv, तो 2 mv का चेंज आएगा। ठीक है, तो भाई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम के चेंज को निकालना मतलब तुम मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं कि इसका मोमेंटम भी mv है, इसका मोमेंटम भी mv, तो mv माइनस mv 0 हो गया, नहीं, वेक्टर के साथ, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के साथ ऐड करोगे ना। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या करोगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल करोगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा सर, तो उसको ऐसे समझो कि मैं डेल्टा पे निकाला हूँ। अब इसको तुम अगर फाइनल मानते हो तो माइनस mv माइनस एम वी, नहीं,
माइनस एम वी माइनस ऊपर क्या है प्लस एम वी है ना। तो इसका आंसर तो सर माइनस 2 mv आ रहा है, और अभी आप वेक्टर की इतनी सारी कहानी सुना रहे हो, तो फिर आंसर 2 mv क्यों दिया हुआ है? तो भाई आंसर में एक प्रकार से चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, क्योंकि साइन की चर्चा नहीं की रखी है। लेकिन चेंज इन मोमेंटम निकालते समय तो भूलोगे नहीं ना कि वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट समझना ये है कि कॉमन सेंस लगा के तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, इस वजह से प्लस माइनस का कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदलती, तो डी भी गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 1993। ओके, 2 masses of 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, तो मास का बेसिकली रेशियो दिया हुआ है और फिर से काइनेटिक एनर्जी बराबर दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसा क्वेश्चन किए थे। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम याद है क्या आया था? m1/m2 का अंडर रूट आया था, तो 1/9 का अंडर रूट यानी कि 1/3 खत्म। ठीक है, अब वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समय लगेगा, पर अभी तो अपन लोग थोड़ी देर पहले किए तो अपन ऐसे कर सकते हैं। पर मैं ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसको तुम लोग याद करने बैठ जाओ, है ना। आगे 94, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to what? Kinetic energy acquired by a mass m in traveling distance d starting from rest, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स के एक्शन, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m, ये एक्सेलरेशन हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है और जाना कितनी दूर है? d डिस्टेंस जाना है। तो पूछा है कि व्हाट इज दी वर्क डन, वर्क डन नहीं, काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड, हाँ ठीक। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं भाई। तुमको क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुमको एक्सेलरेशन पता है, लिखते जाओ इसको, u = 0 दिया हुआ है, a = F/m दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या करना है? d। तो हम इन तीनों इन्फॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो v² = u² + 2s, तो v² = 0 + 2 × a विच इज़ F/m इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? d, तो क्या आ गया ये 2fd/m, ये वेलोसिटी का स्क्वायर आया है। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? हाफ mv², यानी कि हाफ m 2fd/m, 2fd/m। तो क्या हुआ? ये m और m कट गया, है ना। तो ये मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर आएगी उसकी वो मास से इंडिपेंडेंट आ रही है, तो m का पावर 0। देखो फिर से ये वो पैटर्न रिपीट हो गया, वही बात है। इससे पहले हम लोग जो किए थे क्वेश्चन सॉल्व, देखो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे, ये भी लगभग वही क्वेश्चन था। इसमें एक वेरिएबल फोर्स था और उसको कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना था, और हमको पता चला कि वो मास से इंडिपेंडेंट आया। तो यहाँ पर वर्क डन मास से इंडिपेंडेंट आया, पर सोचो भाई जितना वर्क होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, वर्क डन बाय फोर्स = काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट 94, 92 और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। और खास बात ये है कि 94 में, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 94 में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। खैर आंसर क्या आ गया अपना? 150 जूल। नहीं ये तो, ओहो, अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉरी, है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ अच्छा ये पहले से सॉल्व करके मैं रखा हुआ हूँ शायद, इसलिए आ गया, हाँ ठीक, इसको मिटा देते हैं। हाँ तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, पॉइंट क्या है मेरा, कि इस केस में भी जो मतलब लॉजिक वही था कि फोर्स का जो वर्क आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास आया, ठीक है, और वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होने वाला है। तुम चाहो तो इस फोर्स का वर्क डन भी निकाल सकते हो, उससे भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन जैसे तुमने की है वो कितनी आई? 2fd/m आया। तुम चाहो तो वर्क डन बाय फोर्स निकालो, सेम आंसर आएगा। कैसे?
भाई फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू सीधा डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो F इंटू डी आ गया। हाँ ठीक तो है, आई एम सॉरी, 2FD बाय एम काइनेटिक एनर्जी नहीं आई है ना, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, ये भी 2 और 2 कट गया और सिंपली F इंटू डी आई है, और यहाँ पर भी अपन क्या निकाले, F इंटू डी निकाले, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ मास आया दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों सिंपल, दोनों सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान बस इतना रखना है कि भाई साहब याद मत करने की कोशिश मत करना कि ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसको याद करके चले जाऊँ, याद करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, जितना अपने आप याद हो जाता है उतना अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा हुआ है, ये भी 1994 का सवाल है। देखो, अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स F इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इतना बस दिया हुआ है, ठीक है, वो वैल्यू कुछ भी हो। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 j कैप अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, तो कॉन्सेप्ट वो नहीं है, सॉरी, बट सिंपल वर्क डन पूछा हुआ है। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में तो हमको और आसान पता है, F डॉट एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक बात है, तो कर दो भाई F डॉट एस, तो -2i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 6 k कैप, ये हो गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 j कैप। खैर इसको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना, ढंग से पढ़ लोगे तो एक बार ओरली क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है जब तुम लोग डॉट प्रोडक्ट करोगे तो j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 10 इंटू 15 विल बी 150, है ना, तो इससे ऐसे ओरली भी ये क्वेश्चन कायदे से सॉल्व किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये सस्पेंस खुल जा रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं मिटा दूंगा इसको। चलो, तो 1994, फिर से 1994, इतने सारे क्वेश्चन एक ही साल में क्यों आए हुए हैं भाई? 94 में नीट क्या कई बार हुई थी क्या? पता नहीं, उतने पुराने समय का तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। खैर छोड़ो, जहाँ से क्वेश्चन में ये टापा हूँ वहाँ पर तो ऐसा ही डेट, मेरे ख्याल से मैं किसी किताब PYQ किताब से ये सब क्वेश्चन टापा हूँ, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है कोई सर्कल में, सर्कुलर मोशन में, तो क्या उस पर वर्क होता है? नहीं होता, क्योंकि अगर वर्क होता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, और चूंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो वर्क नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये तो सही है। नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, गलत भाई, UCM है तो हमेशा पता है हमको कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा है, एक्सेलरेशन है इसका मतलब स्पीड बदल जाएगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो बदल सकता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का होना मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, स्पीड का कांस्टेंट होना मतलब नो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो ये गलत बात लिखी हुई, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वही फालतू बकवास, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। नो फोर्स एक्स ऑन इट, बिल्कुल गलत बात, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, है ना, फोर्स है तभी एक्सेलरेशन है, सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा ही होगा। वैसे भी पता है बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, बिना फोर्स के 2D मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर से 1994 का क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, बताओ, दो वेक्टर दे रखे हैं और इन दोनों का एंगल पूछ लिया है, इससे आसान क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। क्या जानते हैं आप लोग, A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, A डॉट B अपॉन AB, ठीक है, तो A डॉट B निकालो और उसको A के मैग्नीट्यूड और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग को पहला हिट ये होना चाहिए दिमाग में कि जनरली 90 डिग्री के ऊपर बहुत सवाल होता है, ठीक है, और वो कब होता है कि जब A डॉट B 0 हो रहेगा तब ऐसा होता है। तो फर्स्ट स्टेप आदमी मन ही मन में यही करके देखता है कि कहीं 90 डिग्री तो नहीं है ना, तो हालांकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है, A डॉट B करके देखो, चलो 3 तिया 9,
4 चौक 16, तो 9 और 16 हो गया 25, और 5 इंटू -5 हो गया -25। तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी। तो फिर ए और बी की वैल्यू कुछ भी आए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है ऑब्वियसली, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर 0 हो गया है। तो कॉस थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। कॉस थीटा 0 मतलब एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज r इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप। अभी तुम लोग को ये भी मैं बोलता हूँ कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन तब बनती है जब सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन में ये याद नहीं हुआ तो ये नहीं आता तो फिर क्या आता है? ठीक है, खैर हो सकता है रिविजन की कमी की वजह से भी अपन लोग कई बार मार खा जाते हैं मेन एग्जाम में, कोई बात नहीं। तो पहला तो मैं ये बोल रहा हूँ, कोई ढंग से एग्जाम में रिवाइज करके गया है तो उसको पता है कि ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, और जैसे ही सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है अब हमको कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करना है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट? डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन? नहीं भाई, टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में। डायरेक्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन? नहीं। पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर? नहीं। परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर? हाँ। ये पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से और ये वेलोसिटी वेक्टर होता है। ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन सर्कुलर मोशन अबाउट ओरिजिन है, ये पता होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, खैर अगर नहीं पता तो क्या करेंगे? पता है तो इसका आंसर तो आ गया डी। नहीं पता है कि ये सर्कुलर मोशन का सवाल है तो क्या करोगे? देखो बेसिक से चलो, 2D मोशन से चलो। पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ तुमको टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी के बारे में कमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर एक ओमेगा आ जाएगा, और आई कैप प्लस फिर से ए ओमेगा आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर। तुरंत दिख जा रहा है कि अगर इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पर ए ओमेगा कॉस ओमेगा साइन ओमेगा बन रहा है, यहाँ पर भी वही बन रहा है, ए ओमेगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा, सेम टू सेम टर्म बन रहा है। लेकिन फ़र्क कितना है? फ़र्क बस एक माइनस साइन का है, यहाँ पर माइनस साइन है। तो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल और नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो तुम लोग चाहो तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल समझ लो। यार ये तो वर्क पर एनर्जी का सवाल नहीं है, ये तो सर्कुलर मोशन का सवाल है। कोई बात नहीं, ये भी वर्क पर एनर्जी का सवाल नहीं है। ये क्या हो गया मेरे से, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ये तो चलो वर्क का था क्योंकि यहाँ पर वर्क की बात इन्वॉल्व है। ये तो प्योर वेक्टर का सवाल है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। और ये या तो मोशन इन 2D या तो फिर हाँ मतलब ये भी मोशन इन 2D सर्कुलर मोशन का ही सवाल है। लेकिन चलो ठीक है, आ गया तो आ गया, अब से थोड़ा सतर्क रहेंगे। स्लाइड में कुछ गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलते रहता है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो 1996 का। अ मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर collides with a body at rest of mass 2m and sticks to it। तो एक m मास की बॉडी है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, वो एक रेस्ट वाली बॉडी जिसका मास 2m है उससे गई, टकराई और चिपक गई। ठीक है, नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव, व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी। तो चिपकने के बाद ये ऐसा सिस्टम रहेगा और इनकी कुछ कंबाइंड वेलोसिटी v मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे भाई यहाँ वाली वेलोसिटी, कैसे निकालोगे फाइनल वेलोसिटी? ऑफ कोर्स मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। करो भाई, इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू 3 प्लस 2m इंटू 0 क्योंकि ये रेस्ट पे रखा हुआ है। फाइनली ये 3m का एक कंबाइंड मास v से जा रहा है तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये m, अब ये तो 0 ही है ना, ये m से m गया, ये 3 से 3 गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर।
तो सी। चूँकि शुरू में वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो कैलकुलेशन के बाद जो मेरा आंसर आएगा वेलोसिटी वो भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी बहुत सबसे बड़ी गलती यही करता हूँ, अभी भी तुम लोग के सामने गलती कर रहा हूँ, पर ये होती है, हर इंसान के साथ होती है। एकदम से मैं क्वेश्चनों को एकदम याद तो है नहीं मेरे को क्वेश्चन, तो हर बार मेरे को पढ़ के ही सॉल्व करता हूँ, और पढ़ते पढ़ते मेरी गलती हो जाती है कि आधा पढ़ के मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरी भी गलती, ये सब बच्चों के साथ होती है, पर इस गलती को मिनिमाइज करना है। और आधा पढ़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इतना बड़ा पाप भी नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को आधा पढ़ते ही साथ हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाता है, पर हड़बड़ी में हम लोग रहेंगे तो क्या होएगा, फिर क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद जितनी आसानी से क्वेश्चन बन सकता है वो ना करके हम लोग थोड़ा भटक जाएंगे, बीच में ही भटक जाएंगे, है ना। तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, तुम लोग के साथ भी हो सकता है, बट वी नीड टू मिनिमाइज इट, ठीक है। भगवान बनना तो संभव नहीं है इस जन्म में, तो इंसान बने रहते हुए थोड़ा सा रिफाइनमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1997, a body moves a distance of 10 meters along a straight line under the action of a 5 Newton force, ठीक है। If the work done is 25 joule, then the angle between the force and direction of motion of the body, okay। तो यहाँ पर एक बॉडी मान लेते हैं, और इस पे एक 5 न्यूटन का ऐसे फोर्स लग रहा है, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। कितनी जा रही है ये जा रही है 10 मीटर, ठीक है, ऐसे जा रही है बॉडी, ऑब्जेक्ट। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और ये फोर्स वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछा हुआ है थीटा, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जहाँ मोशन है वहीं डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। A body moves a distance of 10 meters along a straight line under the action of a 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then the angle between the force and the direction, ठीक है। मैं ये बात तो गलत बोल दिया कि वो शुरू में रेस्ट पे, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, ठीक है। अपने को फर्क भी नहीं पड़ता इनिशियली वो क्या कर रहा है, अपने को तो वर्क डन निकालना है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो अच्छी बात है। फोर्स यहाँ पर हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया। कितना है फोर्स, एफ एस, ये होता है वर्क डन, तो ये हो गया एफ एस कॉस थीटा। एफ दे रखा है तुमको 5, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 और कॉस थीटा, और ये चीज़ तुमको 25 जूल दे रखी है, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, ये कितना हो गया, 25 बाय ये क्या है 50 है, तो कॉस थीटा बराबर 25 बाय 50 यानी कि 1/2, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2001 और 97 दो बार रिपीट हुआ है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बताओ, ये प्रोजेक्टाइल को फेंक है यू स्पीड से 45 डिग्री पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमें पता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है u cos 45 यानी कि u/√2, ठीक है। अभी बोला है कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी k है, तो यहाँ पर वाली काइनेटिक एनर्जी k डैश क्या है, तो k क्या है, हाफ mv², हाफ mu², और k डैश क्या है, हाफ mu/√2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, हाफ mu²/2 बन जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि k डैश इज k/2, है ना, तो B इज द करेक्ट आंसर। इसको भी याद तो खैर नहीं, बिल्कुल मत करो इसको, है ना, याद बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो भूल जाओगे बाद में। ऐसे कोई चीज़ याद करने का फ़ायदा नहीं है जो बाद में हम लोग भूल जाने वाले, मतलब मैं बस यही कहना चाहते रहता हूँ। पर जो याद हो जाए अपने आप से, उसको याद करने में कोई अपने को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, याद करो कौन सा, ठीक है, वो -0.5 और -0.3 वाला सवाल था, सेम क्वेश्चन है। इफ़ टू इक्वल मास इज m1 एंड m2, मास इक्वल है और उसको कंफ्यूज करने के लिए m1 m2 दे रखा है। भाई दोनों मास है तो m ही हुआ ना वो, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं।
तो एक पार्टिकल है दो पार्टिकल है m1 और m2, दोनों का मास बराबर है, मूविंग अलॉन्ग दी कहाँ गया, मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 3 and -5 रेस्पेक्टिवली, कोलाइड इलास्टिकली, देन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी व्हाट। तो 3 और -5 है तो बाद में क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, है ना, इंटरचेंज हो जाएगी। तो -5 और 3, तो कहाँ है भाई -5 3, ये रहा, डी इसका सही आंसर है। अगेन अगर ये रिजल्ट डायरेक्ट याद नहीं है, वैसे तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर नहीं है तो अपन बेसिक से मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से और कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1, इन दोनों को यूज़ करके अपन लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला 1998, अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेन। ओके, यहाँ पर एक प्लेन है, 5 मीटर की हाइट से एक बॉल को गिरा दिया गया। ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर। ओके, तो नीचे आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद ऊपर गया। ठीक है, तो गिराया कितनी स्पीड से गया था, कितनी हाइट से गया था, 5 मीटर, और बाउंस होने के बाद उसकी स्पीड डेफिनेटली कम हो गई, इसीलिए वो 5 मीटर न जाके 1.8 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक गया वो, कितना है ये डिस्टेंस, 1.8 मीटर। तो द बॉल लूजेज इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट। ओके, तो अब वो स्पीड की बात कर रहा है, मान के चलो, है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो जा रही है। तो ले देखिए कितना लॉस आया वेलोसिटी में, कितने फ्रैक्शन का लॉस आया, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो भाई, जब वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी को मैं v1 मान लेता हूँ। टकराते समय की वेलोसिटी अगर v1 है तो v1 क्या होगी, v1 विल बी इक्वल टू √2gh, और h की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 10 × 5, तो ये 10 आ गया, है ना। और क्या बोला है कि टकराने के बाद मान लेता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, मान लेता हूँ। ठीक है, और v2 स्पीड से फेंकोगे तो कितना हाइट तक ऊपर जाता है, क्या फॉर्मूला है जानते हैं अपन लोग, वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g, दिस इज द वैल्यू फॉर h मैक्स, और यही वैल्यू तुमको 1.8 दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये आ गया 1.8। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 1.8 × 2 × g विच इज़ 10, तो कितना हो गया, 36 हो गया ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो v2 क्या हो गया, 6। तो 10 से टकराया और 6 से वापस गया, तो लॉस कितने का आया, 10 - 6 डिवाइडेड बाय इनिशियल। हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू करोगे। ठीक है, तो 10/6 अपॉन 6 ना कर देना, तो इसका आंसर फिर 4/6 आ जाएगा, और फिर सॉरी 4/3, तो फिर 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। वो इसका आंसर नहीं है ना, और वो तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में चेक कर रहा था, अगर ढंग का क्वेश्चन बनाना होता तो 2/3 शायद ऑप्शन में देता, पर वो भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो 10/6 ये हो गया चेंज, अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो 4/10 यानी कि 2/5 इसका आंसर है। ठीक, ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन नीट 1998, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। तो हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास हमको गिवन है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, और रिजल्टेंट जो उसका मोशन हो रहा है, उस मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो पोजीशन है, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको दिया हुआ है। ले देखिए, एक कोई फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे, और उस फोर्स की वजह से जो मोशन हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है तुमको, x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड्स। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स इज व्हाट। अब देखो भाई, यहाँ पर F.dx लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि फोर्स की इक्वेशन नहीं पता, है ना। और वैसे भी हमको x के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया हुआ है, हमको तो टाइम बोला हुआ है ना, कि कितने टाइम, 4 सेकेंड के बाद वर्क डन क्या होगा, 4 सेकेंड में टोटल क्या वर्क डन होएगा, फर्स्ट 4 सेकेंड्स, यानी कि 0 से लेकर 4 तक। अब इस क्वेश्चन में हमको ये मानना पड़ेगा कि बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है और उसी फोर्स का वर्क डन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो जितना भी वर्क करेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की जानकारी अपने को भली बात ही दे रखी है। क्यों,
क्योंकि हमको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 निकाल लूंगा और वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 निकाल लूंगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा और फिर डिफरेंस करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो करो भाई, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ये, वी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो 3 माइनस 8t प्लस 3t², ये हो गया डिफरेंशिएशन, तो वी आ गया ये। अब वी हमें निकालना है t इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या आएगा 3 माइनस 0 प्लस 0, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब इनिशियली वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, किससे पता चला ये, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद पता चला। ठीक, और t की वैल्यू को 0 रख के पता चला। ठीक है, अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया ये 3 माइनस 8 चौक 32 प्लस 48 है ना, तो 48 माइनस 32 हो जाएगा 16 और 3 हो जाएगा 19, तो 19 आ रहा है ये। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे 3 आई और फाइनल वेलोसिटी आई 19। अब हमको वर्क डन निकालना है, तो मैं क्या बोला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ठीक है, तो हाफ मास कितना है 3 ग्राम है, तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो मिली जूल्स में दिए हुए हैं, तो मैं इसको 1000 को काटने छाटने का चक्कर नहीं पालूंगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, और इस 1000 को मैं इसके नीचे ले जाके इसको मिली जूल बोल लूँगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतने की कैलकुलेशन करनी है। करो भाई, 3/2 इंटू 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 19 माइनस 3 इज 16, 19 प्लस 3 इज 22। ठीक है, ये हो गया 8 या 24 और 22 कितना हो जाएगा, 8 4 8 4 8 2 3, 328। कुछ गलती किया क्या मैं, 25 इंटू 25 तो 625 होता है। 1 मिनट, कुछ गलती किया हूँ यार मैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 84, तो 8 2 1 528 आ रहा है। हाँ 528 आ रहा है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 530 मान लिया होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर तो 528 ही आएगा भाई, इसमें ग्रेविटी का भी कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू को 9.8 लेने से कई बार एक्यूरेसी बढ़ जाती है आंसर में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं। इसका आंसर 528 देना चाहिए था क्वेश्चन में, बट ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर तुम्हारा कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा है कि तुम अप्रॉक्सीमेटली कितना अच्छे से कर पा रहे हो, या तुम ऑप्शन देके घबरा तो नहीं जा रहे हो, इस टाइप का कुछ है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली तुम कॉन्फिडेंटली इसको टिक करके आ सकते हो, इतना ज़्यादा भी चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर इस टाइप का कुछ हो जाता है एग्जाम में, आंसर मिसमैच हो रहा है ऑप्शन से, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन 1999, 2 bodies with equal kinetic energy in the ratio of 4:1 are moving with equal linear momenta। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बराबर बोली है और लीनियर मोमेंटा भी बराबर बोला हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये मास का रेशियो दे रखा होगा, है ना। 2 bodies with kinetic energy is in the ratio, अच्छा सॉरी काइनेटिक एनर्जी, 2 bodies with kinetic energy is in the ratio 4:1। ठीक है, तो K1 अपॉन K2 की वैल्यू 4/1 दे रखी है। ठीक है, मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटा, तो P1 मोमेंटम दोनों बराबर है, तो मास का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या जानते हैं अपन लोग, P1 अपॉन P2 विल बी 2km अपॉन 2km, K1 m1 K2 m2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है 4:1, तो काटो इसको, यहाँ पर लिख दो 4:1, ये 2 गया, और मोमेंटा इक्वल दे रखा है मोमेंटम, तो यहाँ P1/P2 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है ना, तो अंडर रूट ऑफ 4m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 आ गया, इस 4 को ले जाओ बाहर तो 2 आ गया, तो 1/2 आ गया, तो m1/m2 अच्छा स्क्वायर ही कर देते हैं सीधा, है ना, क्योंकि अपने को m1/m2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, स्क्वायर करो तो अंडर रूट हट जाएगा
और ये 4 नीचे चले जाएगा, तो m1/m2 का रेशियो क्या हो गया, 1:4। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि इस पीडीएफ में आंसर मेरे लिखने रह गए हैं, बट क्या ही फर्क पड़ता है, इतने आसान क्वेश्चन है कि आंसर मैं नहीं मानता कि मेरे से आंसर गलत आ जाएगा। आ तो सकता ही है, बट ठीक है, अपने को आंसर से मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे, कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। अभी नीट 2025 का लेटेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होते और नंबर अपने जोड़ रहे होते, तो फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता आंसर। अब ये तो इतिहास के सवाल हैं, है ना। तो बस कॉन्सेप्ट हमको ऑब्जर्व करते हुए चलना है पीवाईक्यू से, किस पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा इसमें रिपीटेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। और आखिर में ऑफकोर्स 2025 को देखेंगे कि क्या करना पड़ा 25 के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जो डिसीजन अपना हुआ है कि ईयर वाइज आगे बढ़ने का, इसका मेन कारण यही है कि तुम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो सही होना चाहिए 2026 के पेपर के लिए, है ना। तुम लोग को भी साथ में, मेरे साथ साथ हम लोग को तुमको खुद को मैं बताऊंगा, वो मैं नहीं चाहता तुम लोग खाली मेरे से जानकारी ले लो सुन के, नहीं, तुम लोग खुद इस चीज़ को फील करो कि कैसे एग्ज़ाम इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो दैट वुड बी बेटर। आगे बढ़ते हैं। खैर, अगला सवाल। ओके, तो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, वो भी कांस्टेंट है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर, क्या होता है भाई, F.V होता है, ठीक है। पावर क्या होता है, F.V। तो क्या I वाले को I के साथ, J वाले को J वाले के साथ, K वाले को K वाले के साथ कर दो भाई। 60 दूनी 120, 15 इंटू -4 इज -60, -3 इंटू 5 इज -15, ये हो गया 60, 60 - 15 इज 45 वाट इज द करेक्ट आंसर। वाट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर न्यूटन दे रखा है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो दोनों ऐसा यूनिट में है, तो अपना आंसर भी क्या आएगा, ऐसा यूनिट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। A mass of 1 kg is thrown up with a velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into two parts. One part of the mass, 400 gram, comes down with a velocity of 25 meter per second. The velocity of the other part is what? ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो ये समझ में आएगा कि एक मास है जिसको ऐसे थ्रो किया गया है, जिसका मास 1 kg है। इसको मैं वैल्यूज वगैरह को बाद में पुट करेंगे, इसको m मान लेता हूँ। इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया गया, और या नहीं ठीक है, सीधा वैल्यूज पुट करते हैं 1, और हाँ ठीक है 1 मान लो इसको, और इसकी वेलोसिटी कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद, है ना, यहाँ पर मान लो वो पहुँच गया। 5 सेकेंड के बाद एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के बाद की कहानी ये है कि एक टुकड़ा जिसका मास 400 ग्राम था वो कम्स डाउन विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर बम फूट गया, है ना, और उसका जो एक हिस्सा है वो ऐसे नीचे की तरफ आने लगा 25 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ दूसरा हिस्सा की दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल है। तो मैं सबसे पहले तो 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, यानी कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन निकालना पड़ेगा मेरे को। तो क्या है कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी v मान लेता हूँ। इनिशियली v इक्वल टू u बराबर 100 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बराबर -10 मानूंगा, और टाइम अपने को क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तो v इक्वल टू u + 80, तो 100 - 100 प्लस a की वैल्यू -10 इंटू टाइम इज़ 5, कितना हो गया, 100 - 50 इज़ 50। तो 50 की स्पीड है यहाँ पे। ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंटम थोड़ी ना कंजर्व होएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, और है भी नहीं। अगर मोमेंटम कंजर्व होता तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन इसकी वेलोसिटी तो 100 ही होनी चाहिए थी ना, नहीं। वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg का, तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब एक्सप्लोजन के समय क्या होता है, एक्सप्लोजन टेक्स इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तो उतनी देर में ग्रेविटी को मोमेंटम में चेंज लाने में, क्या बोल रहा हूँ मैं,
किसी भी फाइनाइट फोर्स को, ग्रेविटी जो है वो एक फाइनाइट फोर्स है, उस फाइनाइट फोर्स को मोमेंटम में चेंज लाने के लिए कुछ समय चाहिए। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ग्रेविटी चाह के भी वो उसकी वेलोसिटी या उसके मोमेंटम को, सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो बिफोर द कोलिजन अगर मोमेंटम था m/50, तो बाद में भी कोलिजन m/50 ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ। ले देखिए हमारा फाइनल मतलब जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 50 आ गई। अब ये जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन की परिस्थिति है, और जस्ट आफ्टर 2 टुकड़े हो गए। इसका जो मास है वो 0.4 है, 400 ग्राम, और इसका 0.6 है। ये जा रहा है नीचे की तरफ 25 से, तो ऑब्वियसली ये ऊपर तरफ कहीं जाएगा, है ना। v वेलोसिटी मान ली। अब यहाँ पे और यहाँ पे, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो यहाँ क्या आएगा, 1 मास हो गया, वेलोसिटी होगी 50, इज इक्वल टू फाइनली 0.4 इंटू -25 नीचे की तरफ, है ना, प्लस 0.6 इंटू वी। कर लो भाई इसको सॉल्व अब, है ना। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 100 आ जाएगा, और 500 और ये क्या बोल रहा था, हाँ, यहाँ 500 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा -100 प्लस 6v, है ना। तो 6v बराबर क्या आ गया, 600, तो v बराबर कितना आ गया, 100। तो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड से वो जाएगा। अब अच्छा, तुम लोग इसको गलत भी मान लेते, मान लो तुम लोग कुछ बेवकूफ़ी दिमाग में तुम्हारे चल जाती उस समय, और तुम लोग ये सोच लेते कि भाई ये सर नीचे जाएगा, ऐसा मैं मानना चाहती हूँ या फिर मैं मानना चाहता हूँ। तो क्या, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे फ़र्क बस यही पड़ेगा जब तुम 0.6 इंटू वी करोगे तो यहाँ पर -v कर दोगे, और तुम्हारा जो आंसर है वो -100 आ जाएगा, ठीक है। तो -100 वाले आंसर को तो फिर सोचोगे, अरे कि मेरा आंसर तो माइनस आ रहा है भाई, और मैं नीचे वेलोसिटी सोचा था। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि तुमने जो सोचा था नीचे की तरफ वो गलत है, एक्चुअल में वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है फिजिक्स में। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, AIPMT 2001, अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, स्विंग मतलब झूला, है ना। यहाँ पर एक ऐसा है, और यहाँ पर वो ऐसे झूल रहा है, ऐसे स्विंग कर रहा है ना, झूल रहा है। इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 0.75 एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब बच्चा झूल रहा है तो वो कैसे झूलेगा, ऐसे झूलेगा, है ना। सर्कुलर मोशन रहेगा उसका पाथ, लेकिन वो ऐसे उल्टा थोड़ी हो जाएगा, पूरा फुल वर्टिकल सर्कल थोड़ी घूम जाएगा। तो कॉमन सेंस से कुछ ऐसा हो रहा है, और वैसे भी लिखा है स्विंग कर रहा है। स्विंग करना मतलब वो स्पाइडरमैन की तरह ऐसे स्विंग करना, है ना, झूलना। तो झूलते ऐसे झूलते नहीं इंसान, ऐसे झूलता है, ठीक बात है। तो बोला है कि ये इसका सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये है, और ये इसका रास्ता है, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द पाथ ऑफ द चाइल्ड, ये ग्राउंड है। तो ऑफ कोर्स ये उसकी मिनिमम हाइट हो गई, और ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। मैक्सिमम हाइट दे रखी है 2 मीटर, मिनिमम हाइट दे रखी है 0.75 मीटर। तो पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। अब सोचो भाई, मैक्सिमम इस पोजीशन से वो ऐसे जाते हैं अपन लोग झूला में, और फिर ऐसे रुकते हैं इंस्टेंटेनियस, और फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होती है, तो रेस्ट होता है यहाँ पे। और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं हमारी वेलोसिटी कम होते जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे, वो पोटेंशियल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है, तो स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और तुम लोगों को ये भी पता होगा कि ऐसे सिचुएशन में, वर्टिकल और सर्कुलर मोशन में, सिर्फ रस्सी का फोर्स लग रहा है, टेंशन, और उसके अलावा सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रस्सी, तो उसका वर्क डन 0 है। तो कौन काम कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है।
तो कर दो भाई, यहाँ पे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी v मान लो, और ये जो वेलोसिटी है वही मैक्सिमम भी होगी, है ना, यही समझने वाली बात है। लोअर मोस्ट पॉइंट पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली v मैक्स लिखाया हुआ है। तो करो भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, v स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, m g इंटू एच इज 0.75। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, रेस्ट पे आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी इंटू एच, और ये कितना आ गया, 2 मीटर, ये, ठीक है। तो ये एम तो कट ही गया, वैसे भी अपने को नहीं दे रखा है मास बच्चे का, है ना, तो वो कटना ही है, मान के चलो। मैं सोचा भी नहीं एम लिखने से पहले, क्योंकि मेरे को पता है अगर नहीं दिया हो तो कट ही जाएगा वो, मैं चिंता ही नहीं करता हूँ इस चीज़ की, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या आ गई, वी स्क्वायर प्लस जी इंटू 0.75, और यहाँ पर 2 भी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले तो वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 इज़ 1.5, 1.5 इंटू 10 इज़ 15, तो 15 आ गया, इज इक्वल टू ये 20 लिखा हुआ है, 20 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 40, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो v बराबर कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कि सबसे नीचे वाली पोजीशन में रहेगी। खैर ये एनालिसिस तो ऐसे ही मैं रिवीजन के लिए समझा दिया, जो बच्चा पढ़ लिख के गया है उसको पता है कि इस क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। APMT 2001, इससे पहले 2000 का था, 2001 ही था ये, ठीक है। Two springs A and B having spring constant Ka and Kb, where K is equal to Kb, twice of Kb, are stretched by applying force of equal magnitude. The energy stored in spring A is Ea, then energy stored in B will be what? Okay. तो हमें दो स्प्रिंग दे रखा है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट Ka है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट Kb है, और Kb की वैल्यू Ka की वैल्यू दे रखी है 2Kb, ठीक है। इस पे बराबर फोर्स लगाया गया, तो इसका इलोंगेशन क्या आएगा, x1 बराबर मैं लिख सकता हूँ F अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि Ka, और इसके लिए इलोंगेशन कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन Kb, ठीक है। अब तुमको पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन बी, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए जो है वो Ea दे रखा है, तो Ea क्या हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के ए इंटू x1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा एफ स्क्वायर बाय के ए का स्क्वायर, और Eb क्या आएगा, हाफ के बी इंटू x2 का स्क्वायर आएगा, तो एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा, तो Ea अपॉन Eb मैं अगर करता हूँ, ठीक है, तो क्या क्या बचेगा, Ea अपॉन Eb करूँगा तो ये 1/2 कट जाएगा, ठीक है, ये एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर भी कट जाएगा, तो क्या बचा Ea अपॉन Eb इज इक्वल टू, यहाँ से 1 अपॉन Ka बचा, यहाँ से 1 अपॉन Kb बचा, तो 1 अपॉन Ka अपॉन 1 अपॉन Kb, ठीक है। तो Ea अपॉन Eb का जो रेशियो है वो Kb अपॉन Ka क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ Ka की वैल्यू 2Kb दे रखी है, तो इसको लिख दो Kb अपॉन 2Kb, Kb गया, ये आ गया 1/2, तो Eb बराबर क्या आ गया, Eb को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ, Eb इज ट्वाइस ऑफ Ea, है ना, तो A इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2001, फिर से 2001, ठीक है।
A particle is projected making an angle of 45 degree with horizontal having kinetic energy k. The kinetic energy at the highest point. सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, थोड़ी देर पहले मतलब थोड़े साल पहले, तो ये तो एज इट इज़ क्वेश्चन है, हमको उसका आंसर मेरे को तो याद है k/2 आया था, जिसको नहीं है वो पीछे जाके देख ली, है ना। Two springs A and B having spring constant Ka and Kb. ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा लिखा गया है ना, ये भी 2001 का है और ये भी 2001 का है, तो ये रिपीट हो गया। चलो ये तो अपन सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 2003 when a long spring is stretched by 2 cm its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 cm then potential energy will be what? ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं k मान लेता हूँ, तो हाफ के एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या होगा 2/100, ये अपने को दे रखा है u, ठीक है। फिर अपने को निकालना है हाफ के, जब उसको 10 से खींचा तो एनर्जी क्या है, तो हाफ के 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको x मान लो, यही हमारा आंसर। डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 1/2 गया, k और k गया, और ये 100 और 100 भी चली जाएगा। तो अगर तुम चाहते तो अगर किसी को दिख जाता है ये सब सारी चीज़ें, तो उसको दिख जाता कि सेंटीमीटर में रखूँ मैं x को, चाहे मैं मीटर में रखूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ इन दोनों का रेशियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नई पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पुरानी वाली पोटेंशियल एनर्जी, u डैश जो है, जो नई पोटेंशियल एनर्जी, उसको पुराने वाले u के टर्म्स में लिखना है, तो सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई क्या आएगा, ये 1/5 आ गया और 1/5 का स्क्वायर यानी कि 1/25 आ गया, इज इक्वल टू u अपॉन x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 25u। कहाँ है भाई, ये डी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। A particle moves along a circle of radius 20/π with constant tangential acceleration. ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन है, नहीं करेंगे इसको अभी, है ना, क्योंकि अपन लोग वर्क पर एनर्जी कर रहे हैं। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, कोई बात नहीं। ये वाली PDF मैंने नहीं बनाई है, तो कई बार गलती हो जाती है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कांस्टेंट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का सवाल है भाई, है ना, तो अभी नहीं बनाते इसको। आगे देखते हैं। APMT 2004, a ball of mass 2 kg and another mass of 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energies will be in the ratio of what? ध्यान से देखो, दोनों बॉल को ड्रॉप किया गया, यानी कि इनिशियली दोनों की स्पीड 0 है। अब बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों की कहानी 3 सेकंड के बाद की तो एक ही रहेगी ना, 30 फीट के बाद की कहानी एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। तो पहले 30 फीट के बाद दोनों की वेलोसिटीज विल बी इक्वल बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो मास का रेशियो होगा, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो मास का रेशियो क्या है 1:2, हाफ 1/2 का चले गया, ये v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर भी चले गया, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम स्पीड, ट्रैवलिंग अ टोटल ऑफ सेम डिस्टेंस, है ना, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल। भाई जी एक्सेलरेशन के साथ 30 फीट नीचे जा रहे हो, दोनों की वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी सब दोनों की सेम ही होगी, समझ रहे हो बात को। तो ये सब कट गया, 1/2 गिर गया। सिंपल मास का रेशियो इज दी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, दैट इज 1/2। आगे बढ़ते हैं। APMT 2004, a particle of mass m1 is moving with velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with velocity v2.
both of them have same momentum but their different kinetic energies are E1 and E2 respectively. If m1 is greater than m2 then क्या होगा? बोला है कि एक का पार्टिकल m1 है, दूसरे का एक m1 मास का पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा m2 मास और v2 मूविंग विद वेलोसिटी v2, बोथ ऑफ देम हैव सेम मोमेंटम, यानी कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 दिया हुआ है, बट काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है और क्या है, हाफ E1 और E2 है. तो E1 क्या होगा? E1 बाई E2 का रेशियो ही तो निकालना है मेरे को, है ना. तो E1 विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 स्क्वायर. अच्छा नहीं, ये नहीं करते. क्या करोगे भाई? काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? p स्क्वायर बाई 2m. ये याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए. मोमेंटम को लिखते हैं √2km और काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या लिखते हैं? p स्क्वायर बाई 2m. ये याद होना चाहिए, ठीक है. तो मेरे को तो याद है ये. तो p स्क्वायर बाई 2m अपॉन p स्क्वायर अपॉन 2m. बताओ, ये तो महा आसान हो गया आप क्वेश्चन. 2m1 m2 कर लो इसको, ठीक है. अब सोचो, अगर मोमेंटम सेम है और काइनेटिक एनर्जी अलग है तो इसका मतलब वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है ना. क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, मैं क्या नहीं, फिर एक बार फिर से बोल रहा हूँ. अगर मोमेंटम सेम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अलग है तो अच्छा नहीं, कुछ नहीं, इस लाइन को भूल जाओ. लास्ट में मैं क्या बोला उसको छोड़ो. सिंपली तुमको मोमेंटम सेम दिया हुआ है तो ये p स्क्वायर बाई p स्क्वायर कट गया, ये 2 बाई 2 कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है? m2 बाई m1 आ रहा है, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? m2 बाई m1 के बराबर. अब m2 छोटा है m1 से, तो m2 बाई m1 विल बी लेस देन 1, तो E1 बाई E2 विल बी लेस देन 1, ठीक है. तो E1 इज लेस देन E2. कहाँ दिया है भाई? ये ऑप्शन नंबर ए में, ठीक. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. क्या बोला मैं? मोमेंटम इनिशियल, मतलब दो बॉडी का मोमेंटम बराबर दिया हुआ है तो p बराबर आ गया, और इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो में निकाला तो E1 बाई E2 आया, p स्क्वायर बाई 2m1, p स्क्वायर बाई 2m1, 2 गया, p गया, बचा क्या? m2 m1, तो ये आ गया m2 बाई m1. अब m2 छोटा है m1 से, ये तो ये चीज़ लेस देन 1 है, तो E1 बाई E2 भी लेस देन 1 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये और ये बराबर है. तो E1 बाई E2 इज लेस देन 1, यानी कि E1 इज लेस देन E2. ए इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. AIPMT 2004. A mass of 0.5 kg is moving with a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसका मास दे रखा है अपने को 0.5 kg और इसकी स्पीड दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकेंड. ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर. द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. ओके, अब देखो यहाँ पर ये इसको रोलिंग वोलिंग मत मान लेना भाई, है ना. सिंपल एक बॉडी है जो कि स्मूथ सरफेस है और स्लाइड करके जा रही है, तो सिंपल पॉइंट मास की बात करनी है, ठीक है. इन दोनों में जो फोर्स, इस सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स. वो कैसा होता है? वो कंजर्वेटिव होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है. तो मान लेते हैं कि कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग यहाँ तक पहुँच गई, बॉल यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है. और तो यही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा. इनिशियली तो भाई जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है. तो फाइनल कंप्रेशन को मैं x मान लिया, वही मैक्सिमम कंप्रेशन है. और फाइनली दिस बॉल विल कम टू रेस्ट, है ना. यहाँ पर वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है. अब कर लो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व. शुरू में है हाफ m v का स्क्वायर, यानी कि 1.5 का स्क्वायर. ये है शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुरू में क्या है? 0 है, क्योंकि स्प्रिंग जो है अपनी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में, नेचुरल लेंथ में. ग्रेविटी को लेना नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो वाई एक्सिस में लग रही है ना. वाई एक्सिस में कुछ हो ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस में हाइट वाइट चेंज हो नहीं रही है, तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ नहीं रहा है. तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ तो मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस इलास्टिक पोटेंशियल 0.
फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज 0 प्लस स्प्रिंग एनर्जी इज 1/2 kx का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/2 और 1/2 चले गया, 0.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k विच इज़ 50 इंटू एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। x की वैल्यू तुमको निकालनी है। चलो भाई देखो, इसको मैं 0.5 इंटू, नहीं ऐसा नहीं करते, इस 50 को पहले मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1/100 आ जाएगा, ठीक है। और x का स्क्वायर आया 1.5/100, तो x क्या आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर रूट इज़ 1.5, 100 का स्क्वायर इज़ 10, 100 का स्क्वायर रूट इज़ 10, तो 1.5/10 इज़ 1.15। तो A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। ओके, तो 2005 का ये क्वेश्चन है, अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन। तो फोर्स वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है, ये गलत बन गया है, ग्राफ इसका ऐसा है, ये जो ब्लू लाइन से बना हुआ है वो इसका एक्चुअल ग्राफ है ऐसा, ठीक है। द फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6। तो 0 से लेकर 6 तक इस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन पूछा हुआ है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि एरिया अंडर एफ एक्स कर्व हमें वर्क डन देता है, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल, तो इन दोनों के एरिया को निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस उस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ये भी 3 है और हाइट भी उसकी 3 है, ठीक है। तो कितना आ गया ये हो गया 6 इंटू 4.5, या छोड़ो सिंपली 9 प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया 4.5, तो हो गया ये 13.5। तो 13.5 जूल इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को मतलब ये पता होना चाहिए भाई, इस क्वेश्चन में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याददाश्त का पूरा गेम है ये, सिंपल सी बात है। मतलब वर्क, अगर तुम लोग को ये भी पता हो कि भाई f.dx का इंटीग्रेशन वर्क होता है, ठीक है, तो तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो इसको कि भाई f.dx का जो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि एरिया अंडर एफ एक्स कर्व वर्क के ही बराबर होगा, है ना। एग्जाम में हल्का फुल्का भी याद आ जाता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कई बार, ठीक है। खैर, बढ़िया प्रैक्टिस वाले बच्चे को ये बात पता रहेगी कि एरिया अंडर एफ एक्स कर्व इज एरिया इज वर्क डन, ठीक है। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। तो हमें एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा दिया हुआ है और ये जो हाइट है ये 10 मीटर दे रखी है, और एक ब्लॉक को 2 kg जिसका मास है उसको ऐसे ऊपर ले जाके यहाँ पर स्लाइड करवाते करवाते अपन ले जा रहे हैं इसको। तो स्लाइड करते हुए जाएंगे तो फ्रिक्शन ऐसे पीछे लगेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो फ्रिक्शन के द्वारा नेगेटिव वर्क डन आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज व्हाट। तो अगर कोई ऐसा सोचेगा कि 300 जूल करना पड़ा वर्क, है ना, तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 300 जूल। ये एक वर्क डन हो गया। दूसरा वर्क डन फ्रिक्शन का आएगा, ठीक है। उस फ्रिक्शन के वर्क डन को मैं सिंपली W मान लेता हूँ। एक्चुअल में वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा है, नेगेटिव है, बट उसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना वेस्ट हो गया हमारा वर्क फ्रिक्शन के चलते, ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फिलहाल के लिए मैं W मान लेता हूँ। और वर्क डन बाय mg क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 10 है, जबकि mg फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो माइनस mg इंटू 10, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन तीनों का सम अगर मैं करूंगा तो क्या आना चाहिए, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर,
वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है। तो 300 प्लस W विच इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस माइनस mgh इज इक्वल टू क्या, डेल्टा के। और डेल्टा के क्या है, डेल्टा के तो ज़ीरो है। ठीक है, क्यों ज़ीरो है भाई, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को जो समझ में आया वो यही है कि ब्लॉक को ऊपर स्लाइड करते हुए ले जा रहा है, और चूंकि फाइनली वेलोसिटी वगैरह के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, तो हम यही समझेंगे उसको स्लोली ले जाया गया और रेस्ट पे ही छोड़ दिया गया। ठीक है, तो स्लोली ले जाया जा रहा है, रेस्ट पे ही छोड़ दिया गया, तो डेल्टा के बराबर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 300 प्लस W माइनस mg कितना हो जाएगा भाई, 20 इंटू 10 200 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वर्क क्या आ जाएगा, -100। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आया वो अपना -100 आया, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट अपने को 100 जूल की मेहनत वेस्ट करनी पड़ी, ऐसा कुछ ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो मैं जो क्या लगाया हूँ वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब उन लोग कुछ लोग इसमें वर्क एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कई बार हौच पौच कर देते हैं। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम इतना ही बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं वही यहाँ पर लगाया हूँ। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखते समय एक नया वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई नाम भी नहीं लेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर कुछ कुछ करने लग जाते हैं कि सर वो इतना वर्क उस पर करना पड़ा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गई। वो सब कॉन्वर्सेशन सही है, उनकी गलत नहीं, पर वो आधी सही है। ठीक है, तुम लोग को उससे बहुत डेप्थ में इन डेप्थ रिलेशन पता होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती भी है, नहीं होती है ना, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग का जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक जो भी तुम लोग करोगे वो खिचड़ी ही बनेगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ एक थ्योरम लगाया हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अब मैं कोई पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, हालांकि इसको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके भी किया जा सकता है, पर मैं वैसे बिल्कुल नहीं करके बताना चाहता, या फिर अगर तुम लोग सुनने को तैयार है तो सुनो। देखो हल्का फुल्का समझाऊंगा। सिस्टम में हमने 300 जूल वर्क दिया एक्स्ट्रा, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई कितनी, 20 इंटू एच। ठीक है, उसकी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो ज़ीरो। और सिस्टम में लॉस कितने का हो गया, लॉस किस फॉर्म में हुआ, फ्रिक्शन के वर्क डन की फॉर्म में हुआ। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन का लॉस आया उसका मैग्नीट्यूड को मैं अगर W मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो 300 जूल हम लोग इनपुट दिए सिस्टम में, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी को कोई चेंज नहीं किया, लेकिन उसमें फ्रिक्शन का लॉस भी तो आया। इन 300 में से कुछ चीज़ फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक से भी सोचोगे तो वर्क डन क्या आ गया, 300 माइनस 200 यानी कि 100 आ गया। मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस आ रहा है, इसको मैं ऐसे बोल लेता हूँ, चलो इसको मैं 300 जूल का इनपुट है, 20 mgh का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, 0 काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, प्लस लॉस लिख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि कुछ लॉस हो गया, तो इससे लॉस की वैल्यू क्या आ गई, 300 आ गई, 100 आ गई। समझ रहे हो? तो ऐसे कॉमन सेंस वाला जो एक इंट्यूटिव मेथड जो होता है, जिसको बढ़िया से वर्क सिस्टम की वर्क डन की समझ हो, है ना, सिस्टम के अंदर एनर्जी डालने का मतलब क्या होता है, ये कोई बढ़िया से अगर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो उसको ये वाला मेथड भी समझ में आ जाता है। ठीक है, और नहीं तो फिर ये बिल्कुल बेसिक वाला फंडा है, ये तो सही है ही। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। AIPMT 2006, A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meters in it, given by the relation s is equal to 1/3 t square। तो एक बॉडी है 3 kg की, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हो जा रही है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट s है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें दिया हुआ है। और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स। तो भाई एक फोर्स लग रहा है
जो वर्क है वो वही फोर्स कर रहा होगा, ठीक है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा दैट इज दी वर्क डन बाय दैट फोर्स, ठीक है। तो अपने को सिंपली यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के लगाना है, बट एक ही फोर्स है वहाँ पर, है ना। तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के निकालना बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2t, तो 2t/3 आ गया। तो तुमको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पता है 2 × 0/3 यानी कि 0। तुमको फाइनल वेलोसिटी पता है v एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 × 2/3 यानी कि 4। तो इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है। मास तुमको गिवन है, तो क्या निकाल सकते हो, डेल्टा के निकाल सकते हो, और वही अपना आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आई थिंक 8/3 आती है, या फिर 3/8, दोनों में से कुछ एक आती है, देख लेना उसको करके। मेथड यही है, और ऐसा क्वेश्चन अपन और भी कर चुके हैं, है ना। रिपीट, सेम वही थीम पैटर्न है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही भाषा की लैंग्वेज में फोर्स दिया हुआ था। अब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, वहाँ पर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था थोड़ी देर पहले, यही सब तमाशा चल रहा था, और वहाँ पर भी इस मास का कोई रोल नहीं आया था, यहाँ पर भी कोई रोल नहीं आया, ठीक है। तो सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है, ठीक है। खैर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो 2007, a vertical spring with force constant K is fixed on a table. A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. Net work done in the process. ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में, इसको देखो, इसमें क्या बोला हुआ है कि एक टेबल पे एक स्प्रिंग रखी हुई है, और यहाँ पर एक m मास के बॉल को गिराया गया, जो कि स्प्रिंग की अपर एंड से ऊपर h हाइट पे है। स्प्रिंग के अपर एंड से h हाइट ऊपर इस बॉल को गिराया गया, ठीक है। तो होएगा क्या, जब ये बॉल नीचे आ जाएगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग कंप्रेशन में जाते जाएगी, और बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आखिरी में जाके सबसे नीचे में वो बॉल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगी, और स्प्रिंग का उस समय जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फाइनली जो सिचुएशन है वो मैं ऐसी मान लेता हूँ, बॉल यहाँ पर आ गई और स्प्रिंग ऐसे पूरी कंप्रेस हो गई, मैक्सिमम कंप्रेशन। उसके बाद वो ऊपर वापस स्प्रिंग बॉल को फेंकेगी, लेकिन उसकी कहानी से अपने को मतलब नहीं, अपने को खाली नीचे तक की कहानी से मतलब है। क्या लिखा हुआ है, द फ्री, फिर से पढ़ो, a ball of mass m at a height h above the free end of the spring falls vertically in the spring so that the spring is compressed by distance d. ठीक है, तो यहाँ कंप्रेशन तक की ही कहानी अपने से पूछा हुआ है, और इसमें पूछा हुआ है कि वर्क डन क्या होएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये भाई साहब कि मैक्सिमम कंप्रेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पर वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ज़ीरो। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन, ज़ीरो। तो इसका आंसर तो ज़ीरो है। लेकिन इसमें से भी एक आंसर है, कैसे बता रहा हूँ। सोचो mg का जो वर्क आया वो कितना आया, यहाँ ये कितना मान रहे हैं अपन, d मान रहे हैं, है ना। तो टोटल mg फोर्स नीचे लग रहा है, और टोटल नीचे आ रही है बॉल अपनी h + d, और स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन तुम लोग को पता होना चाहिए -12 kx² होता है, ठीक है। स्प्रिंग को फोर्स को अगर अपनी नेचुरल लेंथ से किसी x कंप्रेशन तक या फिर x इलोंगेशन तक ले जाया जा रहा है, तो जो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन होता है वो -12 kx² होता है। कैसे सर, माइनस क्यों आया, ½ kx² तो बहुत सारे बच्चों को याद होगा, पर माइनस ऐसे आता है क्योंकि सोचो स्प्रिंग फोर्स इस बॉल पे ऊपर लग रहा है, बॉल पे वर्क की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो बॉल पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है kx, और बॉल नीचे जा रही है d, ठीक है, या x नीचे जा रही है, तो जो वर्क डन होएगा वो नेगेटिव आएगा,
ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क होता है और यहाँ पर उस एक्स की वैल्यू डी है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द आंसर। बट बात ये है कि ये चीज़ ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कैसे ज़ीरो? भाई साफ बात है, इनिशियल और फाइनली काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, तो टोटल वर्क डन तो ज़ीरो ही आएगा ना, नेट वर्क डन ही तो पूछा हुआ है। बट अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता ना कि मान लो जैसे इसमें कुछ दे दिया होता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, ऐसा कुछ पूछा होता तो हाँ फिर बिल्कुल सॉल्व हो जाता। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये ज़ीरो है इक्वेशन, तो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर एच नहीं पता है तो डी निकाल सकते हो, अगर डी नहीं पता है तो एच निकाल सकते हो, कोई एक चीज़ निकाल सकते हो तुम। ठीक है, एक इक्वेशन बन पा रही है जो डेटा अपने को गिवन है उससे। कौन सी इक्वेशन? ये। तो कोई एक चीज़ जो एच एम डी, इन तीनों के अलावा, इन तीनों में पूरी कहानी चल रही है ना, और के भी है, मान लो चलो के भी है, तो इस इक्वेशन में क्या क्या दिख रहा है तुमको? एम एच डी और के। ठीक है ना, ये डी है। ठीक है, तो चार चीज़ें हैं, उसमें से कोई तीन चीज़ तुमको दिया होता और चौथी पूछ लिया होता तो भी तुमसे क्वेश्चन बन जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान जाने इसमें ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था, ये क्या बोल दिया है, मेरे हिसाब से तो वर्क डन ज़ीरो आना चाहिए था। एक इंस्टेंट के लिए आदमी वहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, बट ठीक है। और इसमें कुछ बात की जा सकती है क्या? स्प्रिंग का फोर्स नेगेटिव आया, स्प्रिंग का वर्क डन ऑन द बॉल नेगेटिव आया है ना। स्प्रिंग पे अगर वर्क डन निकालते तो वो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आता, क्योंकि स्प्रिंग पे लगने वाला जो फोर्स है और बॉल के बीच में जो फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन उन दोनों के बीच में लग रहा है, वो हमेशा इक्वल और अपोजिट है। और स्प्रिंग का एंड जितना डिस्प्लेस हो रहा है, ब्लॉक भी उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है, बट फोर्स की डायरेक्शन का फर्क। ठीक है, तो फोर्स वर्क डन ऑन द बॉल इज नेगेटिव बाय द स्प्रिंग एंड वर्क डन बाय द बॉल ऑन द स्प्रिंग इज पॉजिटिव, और दोनों बराबर भी हैं। खैर, ये अब बहुत डिस्कशन हो गई इस क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। APMT 2008, water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? Okay. तो यहाँ पर एक टर्बाइन है और इसमें ये पानी ऐसे 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है ना, ऐसे। ये हाइट कितनी है? 60 मीटर। और रेट क्या है पानी के गिरने का? हर सेकंड 15 किलो। हर सेकंड 15 किलो पानी नीचे से ऊपर से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या लगता है क्या होगा पावर भाई? हम लोग जो भी मैकेनिकल एनर्जी, कितनी मैकेनिकल एनर्जी, एक सेकंड की बात करते हैं चलो, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड क्या हुआ? 15 kg पानी नीचे आ गया, तो m इंटू जी इंटू एच, ये mgh लिखा हूं मैं। एक सेकेंड में जो mgh आया वो ये आया, तो ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हो गई। अब इस टरबाइन का या इस पूरे पावर प्लांट का काम क्या होता है? पावर प्लांट का काम ये होता है कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करे पहले काइनेटिक एनर्जी में, और उसके बाद क्या होता है, ये टरबाइन घूमती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर वो अंदर का उसका जो मैकेनिज्म होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इस सिस्टम की एफिशिएंसी 10% है। सॉरी, इस फ्रिक्शन में, इस प्रोसेस में, इस सिस्टम में 10% का फ्रिक्शनल लॉस है। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि अगर ये सिस्टम भगवान होता, एकदम परफेक्ट काम करता, तो कितनी एनर्जी हमको मिलती पर सेकेंड? तो क्या मिलती? इतनी मिलती, mgh। तो कितना आ गया? 15 छक्के 90 और 0 ये आ गया। इतनी की तो मैक्सिमम है 9000
जूल्स पर सेकेंड। तो जूल्स पर सेकेंड मतलब 9000 जूल्स पर सेकेंड मतलब हो गया 9000 वॉट। ये तब होती जब 100% एफिशिएंसी होती, बट क्या हो रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है, तो इसमें से 10% घटा दो भाई, तो 900 हटा दो, तो 8100 आ जाएगा, ठीक है। मतलब सॉरी 8100 आ जाएगा, हाँ तो 8100 तो हुआ, हाँ ठीक है, यानी कि 8.1 किलोवाट। तो सी इज द आंसर, ठीक। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 2009 का। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड हैज़ 4 कांस्टेंट वैल्यू k. The mass is released from rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be what? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि एक सीलिंग से अपन एक स्प्रिंग को ऐसे लटका के रखे हुए हैं और एक ब्लॉक यहाँ पर अटैच है जिसका मास है m, कैपिटल M। शुरू में ये जो स्प्रिंग है उसको नेचुरल लेंथ पे रखा गया है, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे ब्लॉक को इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं कि हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। अब इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया नेचुरल लेंथ से, ठीक है। तो क्या होएगा, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स तो होता नहीं है, तो यहाँ पर mg लगेगा और इस mg की वजह से ये ब्लॉक नीचे जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो देखो मैं इसको एक लेवल मान लेता हूँ जो है नेचुरल लेंथ, एक ये वाली लेवल मान लेता हूँ मैं जिसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब होता है जहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसा कैसा हो रहा होगा समझो, जैसे जैसे ये स्प्रिंग नीचे आएगी स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ते जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ते जाएगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स इतना हो गया कि वो mg को बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब ब्लॉक आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक mg बड़ा है और स्प्रिंग फोर्स छोटा है, तो डाउनवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेशन होएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी और यहाँ पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और इस इंस्टेंट पे क्या हुआ कि mg और kx बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या होएगा कि जब ये और नीचे जाएगा तो x और बड़ा हो गया इलोंगेशन, तो kx डोमिनेट कर जाएगा, mg छोटा पड़ जाएगा। तो ये नीचे तो जाएगा लेकिन इसकी स्पीड घटते जाएगी क्योंकि नेट फोर्स अब ऊपर की तरफ लग रहा है और घटते घटते यहाँ पर वो जाके इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसी को हमको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ गया। अभी अच्छा ये क्वेश्चन SHM के बाद तो महा आसान है, SHM के बाद तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, पर मैं यहाँ पर SHM का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। SHM आता होगा अगर तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। SHM पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो एकदम आसान है क्वेश्चन, ठीक है। SHM में ये एनालिसिस हम लोग सब कुछ करके बैठे रहते हैं पहले से, ठीक है। ओके खैर अभी तो फिलहाल वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। अभी देखो यहाँ पर इस लेवल पे ब्लॉक की एनर्जी ज़ीरो थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी और यहाँ पर भी फाइनली काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, ठीक है। और हो क्या रहा है कि इस सिस्टम में कौन कौन से फोर्स है, एक तो ग्रेविटी है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स है। दोनों कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे करें भाई, देखो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d, ये कैपिटल D मान लेता हूँ। दिस इज़ द मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन। यहाँ पर मैं लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी बराबर ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं रेफरेंस मानता हूँ तो इस लेवल की हाइट हो गई d, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई mgd, कैपिटल mgd, ठीक है। और इस लेवल पे काइनेटिक एनर्जी अगेन ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो गई, इलोंगेशन कितना आ चुका है d, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हाफ k
डी का स्क्वायर। तो इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू इन तीनों का सम बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो 0 + 0 + mgd, तो mgd आ गया, सॉरी mg कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या, 0 + 0 + हाफ के डी स्क्वायर, तो हाफ के कैपिटल डी का स्क्वायर, डी से डी खत्म, तो डी की वैल्यू क्या आ गई देखो भाई, 2mg/k। ठीक है, और यही इसका आंसर भी है, 2mg/k। दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब एसएचएम से कोई अगर बच्चा करता तो वो क्या करता, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन का सिंपल ये मतलब होता है जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, mg लग रहा है, ये mg लग रहा है नीचे, और यहाँ पर लग रहा है k × x, तो k × x बराबर mg आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, mg/k। अब जो बच्चा एसएचएम पढ़ चुका है उसको पता है कि ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है, और मीन पोजीशन और अपर एक्सट्रीम के बीच की दूरी और लोअर एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये mg/k आया तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2mg/k। तो इस तरीके से उन लोग तुरंत आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट ऑफ कोर्स वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे। AIPMT, a body of mass 1 kg is thrown upwards with a velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? Okay, देखो एक यहाँ पर ज़मीन है, एक बॉल को ऐसे 1 kg से, एक बॉडी को 1 kg की जो बॉडी है उसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और ये ऊपर कितना जा रही है, 18 मीटर तक जा रही है। एक बार इसको छोड़ो, यहाँ तो एयर प्रेजेंट है, इस वजह से वो 18 मीटर तक जा रही है। अगर एयर एब्सेंट होती, देयर वाज नो एयर फ्रिक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का अगर फोर्स होता तो हमें पता है कि एच मैक्स की वैल्यू आती है u²/2g, तो ये हो जाता 20² × 10, यानी कि 20 × 20/20, तो ये आ गया 20 मीटर। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये यहाँ तक जाता, ठीक है, 20 मीटर तक। अब एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में वो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। कितना जा रहा है, 18 मीटर। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ, समझो बात को। जाने वाला था वो 20 मीटर, जा पाया 18 मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट जो आने वाला था वो कितना था, mgh, तो मास कितना है 1 g, और h कितना 20, और एयर की प्रेजेंस में वो कितना जा पाया, m g × h। ये कितना हुआ 200, और ये कितना हुआ 180। तो डिफरेंस कितने का आया, 20 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो 20 जूल एनर्जी लॉस्ट हो गई एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो इस तरीके से तुम लोग डी आंसर पे पहुंच सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैं कोई खास लेकिन हाँ, इस मेथड से गलती होने का चांस बहुत रहता है। किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा रहता है तो ये मेथड काम करते हैं, नहीं अगर ऐसा है तो क्या करोगे। बिल्कुल थियोरेटिकली अगर अपने को जाना हो, पढ़े हुए नॉलेज से हमें जाना हो, है ना, जो हमको क्लासरूम्स में सिखाया जाता है, उससे अगर अपने को जाना हो तो क्या कर सकते हैं अपन। इस बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, ये कितना गया 18, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जाके ये रेस्ट पे आ गया। तो यहाँ पर कौन कौन वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू डेल्टा के, और कोई फोर्स है नहीं यहाँ पर। मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, केवल और केवल वर्क पावर एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय मैं मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करता, ठीक है। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, सोचो। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे mg,
और डिस्प्लेसमेंट आया ऊपर की तरफ h यानी कि 18, तो ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ mg इंटू एच और एक माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस mg 18 इज इक्वल टू डेल्टा की क्या होगा सोचो, फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ mv² यानी कि हाफ 1 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो चेंज क्या आया 0 माइनस दिस, ठीक है, तो 0 माइनस ये कितना है देखो, ये हो जाएगा 400/2 यानी कि 200। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है mg इंटू 18 कितना हो जाएगा 10 इंटू 18 यानी कि 180, तो उधर जाके प्लस 180 बन जाएगा माइनस 200। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस क्या आया -20 जूल। अब इस -20 को इंटरप्रेट करो, क्वेश्चन में अपने को वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन नहीं पूछा हुआ है, हमको क्या पूछा है हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो लॉस कितने का वजह, भाई एयर ने अगर -20 जूल का वर्क किया तो 20 जूल का लॉस हुआ, तो इस तरीके से डी इसका आंसर है। इसको ऐसे समझो, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा वजन कितना कम हुआ, मान लो तो किसी इंसान का 60 से वजन हो गया 55, तो हम क्या बोलेंगे उसका वजन 5 किलो कम हो गया, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसका वजन -5 किलो आया, नहीं, है ना। तो ये एक तो है क्या बोलते हैं थियोरेटिकल लैंग्वेज है कि हाँ भाई डिफरेंस इन वेट जो आया, डिफरेंस इन मास वो -5 kg का आया, पर जब मैं उसको पूछूंगा कि कितना वजन कम हो गया तुम्हारा, कितना मास कम हो गया, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे भाई 5 kg कम हो गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लॉस कितना है, तो -20 नहीं लिखोगे बल्कि उसको 20 लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम लोग आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं APMT 2009। एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ होज, होज मतलब आई थिंक कोई पाइप टाइप का होता है, होज पाइप वर्ड मैंने सुना हुआ है ना। तो एक पाइप टाइप का कुछ है जिससे पानी पंप के थ्रू निकल रहा है। वाटर लीव द होज विद द वेलोसिटी v एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। तो आगे पूछा है कि व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द पावर, ओके। तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड मतलब हर सेकेंड कितनी काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है, ये सवाल है। तो अपने को 1 सेकेंड की कहानी के बारे में सोचना है, ठीक है। अब 1 सेकेंड में क्या होएगा सोचो, ये पाइप है, इसमें से पानी निकल रहा है, ऐसे पानी की धारा निकल रही है, ठीक है। पानी की धारा कितनी स्पीड से निकल रही है, v स्पीड से निकल रही है। अब 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकल जाएगा, पानी की धारा की स्पीड है v, तो 1 सेकेंड में इतना पानी निकल गया, कितना v इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। तो इतना पानी निकला 1 सेकेंड में। और क्या बोला है कि m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है, v इंटू 1 है, तो इस लेंथ को मैं मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। ध्यान रखो दिस मास इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, m इज नॉट मास बट m इज मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखो, ठीक है। तो ले देखिए इतने पार्ट का ये जो पार्ट है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ वो है 1 सेकेंड में जितना पानी निकला, और ये उसका है मास, और उसको कितनी वेलोसिटी मिली है, इतनी वेलोसिटी, तो उसको टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली, हाफ मास यानी कि mv इंटू वी का स्क्वायर, तो क्या आ गया हाफ mv³। तो इतनी एनर्जी मिली 1 सेकेंड में पानी को, ठीक है। तो बस व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड, डी। अब यहाँ पर यूनिट्स की गड़बड़ी तुम लोगों को दिख रही होगी, सर हाफ mv², तो हाफ mv³ तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट ही नहीं होती, पर पूछा ही नहीं है भाई, वो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, और यहाँ पर जो m है वो मास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट पावर की होगी बेसिकली, तो इसकी यूनिट पावर की होनी चाहिए, और उसके अंदर भी m इज़ नॉट मास, ठीक है। तो अगर यूनिट्स के बारे में इस क्वेश्चन में तुम लोग सोचने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 1/2 mv³ इज़ द आंसर। और सोच सकते हो तुम लोग ध्यान से कि यूनिट्स
के बारे में तुम लोग और सोच सकते हो डेफिनेटली, है ना, पर एग्ज़ाम में तो इतना ही अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था 2009। आगे देखते हैं। प्रीलिम्स। A ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass. ओके, एक बॉल है जिसका मास m है, दूसरी बॉल है जिसका मास 2m है। मास दे नहीं रखा है लेकिन मैं मान लिया, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये रेस्ट पे रखा हुआ है, स्टेशनरी है, ठीक है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल बी। ओके, हेड ऑन कोलिजन दे रखा है, तो ये बिफोर द कोलिजन की सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन में ऐसा मान लेता हूँ कि ये दोनों बॉल एक v1 से चली गई और एक v2 से चली गई, ठीक है। ध्यान रखो रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट 0.5 है और दोनों के मास अलग अलग है। तो सबसे पहले बात तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा ही वैलिड होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। कोलिजन के समय मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है। इनिशियल मोमेंटम इज 2 वेलोसिटी इंटू मास प्लस इसका मोमेंटम 0 है, तो 0 इज इक्वल टू फाइनली इसका मोमेंटम मेरे बनाए हुए डायग्राम के हिसाब से माइनस mv2 आया और इसका क्या आएगा प्लस 2mv1, ठीक है। मैं काम करता हूँ यार, इसको ना v1 कर लेता हूँ, इसको v1 कर लेता हूँ, इसको v2 कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा आंसर v1 v2 आएगा और क्वेश्चन में ऑर्डर v1 v2 का ही फॉलो करना है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। और पहले वाला जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो उसी को v1 मानूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी फालतू में। तो यहाँ पर मैं v1 लिख लिया, यहाँ पर v2 लिख लिया, ठीक है। तो m तो कट ही गया, कट गया, फिर से कोई काम नहीं था m का मानने में, कोई अपन कंजूसाई नहीं किए, है ना। तो 2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस 2v2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2। वो होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v2 प्लस v1, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है भाई? ये तो रेस्ट पे रखा हुआ है और ये 2 से आ रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये आ गया 1/2। 2 गया तो v1 प्लस v2 बराबर क्या आ गया? v1 प्लस, यहाँ लिख लेते हैं, v1 प्लस v2 बराबर क्या? 1 आ गया। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो, करते हैं। चलो दोनों को ऐड करूँगा तो v1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, 2v1 और v2 3v2 बन जाएगा। हाँ ठीक तो है, 2v1 और v2 क्या बन जाएगा? 3v2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या बन गया? 3। 3 से 3 गया तो v2 की वैल्यू क्या आई? 1। तो या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। अब v1 भी निकालना पड़ेगा, तो v2 की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो यहाँ पर उसको रख दो भाई, है ना, सॉरी यहाँ पे, तो v1 रखोगे 1, v2 रखोगे 1, तो v1 बराबर क्या आएगा? 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो आंसर क्या हो गया अपना? ए। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खैर मैं ऐसे ही कर दिया मजे में, पर तुम लोग को वो आराम से ध्यान से करना चाहिए। बट फिजिक्स तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है जब हमारी इक्वेशन बन के रेडी हो गई। ठीक है, इसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, तो फिर से मैं याद दिला दूँ कि मैंने सिर्फ क्या किया है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो लगाया, और कुछ भी मैंने नहीं किया है। हर बार यही पैटर्न के ऊपर सवाल आ रहा है, नोटिस करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2010, एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meter per second. The mass per unit length of the water in the pipe is 100 kg per meter. What is the power of the engine? Same to same question. वहाँ पर पूछा था rate of kinetic energy provided to the provided, और यहाँ पर पावर लिखा हुआ है। तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए, कहाँ गया वो क्वेश्चन? अपन नहीं बोल रहे थे कि दिस इज़ नॉट एनर्जी, ये हमको पावर ही पूछ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो सब कुछ सेम है, बट उसको डेटा के फॉर्म में दे दिया है।
यहाँ पर वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया हुआ था एम वी और ये और वो, ठीक है, यहाँ पर डेटा दे दिया। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक, क्या लिखा हुआ है, हम लोग फिर से क्या करेंगे, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकेंड की कहानी हम लोग सुनेंगे। 1 सेकेंड में क्या होएगा, 2 मीटर पर सेकेंड से पानी बाहर आ रहा है, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी की धारा बाहर आ जाएगी, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इज 100 kg पर मीटर, तो 2 मीटर पानी की जो धारा है उसका मास कितना हो जाएगा, 200 kg, और इसको कितनी स्पीड मिली है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, कितना हो गया ये 400 जूल 1 सेकेंड में। तो पावर क्या हो गया 400 वाट, तो ए इसका आंसर, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।